हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप लोग का हिंदी के एक और नई क्लास में, जिसमें हम लोग 20 के बाद दूसरा चैप्टर 10th क्लास का पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के राइटर जो है ना, लेखक जो है ना, वो है नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक। इसका जन्म जो हुआ था ना, वो हुआ था 18 फरवरी और 1916 ईस्वी में। स्थान जो था ना, जन्म स्थान कहाँ पे जन्म स्थान हुआ था, वो पटना के बदरघाट। और पटना जो हम लोग का बिहार में है, तो मतलब ये अपने राज्य के लेखक थे। ठीक है, राइटर। ठीक। पिता जो थे ना, वो थे रामावतार शर्मा। और रामावतार शर्मा के प्रथम पुत्र थे ये नलिन बिलोचन शर्मा। पहले बेटे थे नलिन बिलोचन शर्मा जो थे ना, रामावतार शर्मा के पहले बेटे। ठीक। माता जो था, वो रत्नावती शर्मा था। एमए जो किया था, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन्होंने किया था पटना विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी से। और कौन सा सब्जेक्ट में, तो हिंदी और संस्कृत के सब्जेक्ट में इन्होंने क्या किया था, एमए किया हुआ था। और बाद में ना, ये जो थे अपने देश से 1961 में इसका डेथ हुआ था। इससे 2 वर्ष पहले, अर्थात 1959 ईस्वी में इन्होंने जो है यहाँ के अध्यक्ष भी बने थे पटना विश्वविद्यालय के। और इसका निधन जो था 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हो गया था। इसके प्रमुख रचना जो है ना, वो है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, साहित्य तत्व और आलोचना। और ये इतने अच्छे तरीके से आलोचना करते हैं ना, क्या लैंड के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। इतना अच्छा अच्छा वर्ड का यूज करते हैं इन्होंने, अपना इतना अच्छा अच्छा शब्द का चयन करते हैं ये अपना कहानी कविता में। तो इतना अच्छा तरीके से आलोचना करते हैं, पता नहीं चलता। तो ये भी एक तरह का आलोचना ही किया हुआ। यहाँ पे एक मध्य वर्ग और मिडिल वर्ग और एक अच्छे घराने के व्यक्ति में कंपेयर किया हुआ इस स्टोरी में। तो ये सारा पॉइंट से ना पूछो तो एक दो ऑब्जेक्टिव आपका आ जाएगा कि इसका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, विष के दांत के राइटर कौन थे। और विष के दांत ना विद्या जो है ना, ये जो है ना एक स्टोरी है। और पहला वाला चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, हुआ एक निबंध था। और यह एक स्टोरी। ठीक। चलिए स्टोरी में बताते हैं। और ये सारा बात को बोर्ड पे इसलिए लिख के रखे हैं क्योंकि शॉर्ट में ये सारा बात अगर आपके सामने लिखे तो ज्यादा टाइम लगेगा। फिर बाद में लिखे या पहले लिखे, बात तो बराबर ही हो जाएगा। इसलिए पहले लिख लेते हैं, क्लास में एक्सप्लेन कर लेते हैं। और इतना ही मुख्य पॉइंट है, यहाँ से ही ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है एग्जाम में, जन्म परिचय से। सबसे पहले स्टोरी में ना, एक सेन साहब है और एक मेम साहिबा या सेन साहिबा। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं। ये जो है ना, सेन साहिबा जो है और इसके मेम साहिबा ना, ये दोनों ना के पास एक मोटर कार है। और ये मोटर कार जो है ना, ये आपका ब्लैक कलर का। और ब्लैक कलर का इतने अच्छे से साफ सफाई के साथ रखा जाता है। सोफर मतलब जो होता है ना, नौकर होता है, सॉरी ड्राइवर होता है। इसके द्वारा इतने अच्छे से मतलब कार को साफ सफाई करके रखा जाता है। जानो तो इस जो होता है ना, इसका जो होता है ना मोटर कार, उसमें आप अपना फेस देख सको, इतना चमक होती है इसका कार। और ये कार जो है ना, इन्होंने 7500 में ली थी। और न्यू मॉडल था, बिल्कुल न्यू मॉडल। ठीक। और इसके पास ना होगा, कहने का मतलब इसके पास लड़का और इसके पास लड़की भी है। इसके पास सेन साहिबा और मेम साहब की। ठीक। लड़का का नाम जो है ना, वो कासू है। ठीक है। और खोकी या लड़की का नाम जो है ना, 5 बेटी थी इसके पास। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती नाम का। ये 5 इनकी बेटी। और ये बेटी ना इतनी अच्छे से इसे तालीम दिया गया था, ये घर में ना खिलखिला के हंस नहीं सकते थे, मतलब चिल्ला करके बोल नहीं सकते थे। मतलब इसे मानिए तो आप सारे गुण से संपन्न करके रखे थे। और ये कभी बाहर के लिए खेलने उलने नहीं जाते थे। इसे शाम के टाइम में खेलने के लिए बाहर जाए, मतलब घर से बाहर जाते थे, मतलब और इसे बताया गया था कि इसके लिए ना अपना शरीर के लिए फायदा होता है या हेल्थ के लिए अच्छा है, तो ये शाम के टाइम में घूमने या खेलने के लिए बाहर जाते हैं। और लेकिन इसका बेटा जो था कासू, ये अपने नियमों का, अपने जीवन के नियमों का अपवाद था। तो आपसे एग्जाम में ये बात पूछ लेगा, जीवन के नियमों का अपवाद कौन था, तो कासू या
खोखा बोल सकते हैं। ठीक। इसके यहाँ एक किरानी नाम का किरानी था, मतलब किरानी कहने का मतलब ये कागज मतलब घर का काम जो देखते हैं उसके यहाँ गिरधर लाल। और ये गिरधर लाल ना ये इसी के यहाँ मतलब सेन साहब के ही किरानी थे, और इसी के यहाँ ना एक साइड में एक कमरा दिया गया था और यहीं पे ये रहते थे अपना परिवार के साथ। और इसका बेटा का नाम जो था ना मदन था। एक बार क्या हुआ, और इसके चार चक्का के पास ना मोटर कार का जो था ना, ये अपनी पांचों बेटी से कोई खतरा नहीं मान सकते थे। मतलब इसका बेटी को इतनी अच्छी शिक्षा दी गई थी कि ये कार के आसपास भटकते भी नहीं थे। बट कासू ना अपने जीवन के नियमों का अपवाद थे। तो ऐसा हो सकता है क्या कोई व्यक्ति जीवन के नियम का अपवाद हो और अपना घर का नियम का अपवाद ना हो? तो ये कासू से जो ना अपना घर के नियमों का अपवाद था। ये सारा नियम खिलखिलाकर हंस नहीं सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, ये पांचों बेटी के लिए ही लागू होता है। मतलब इसमें लिखा हुआ ये बेटी जो ना कठपुतलियां है। मतलब आप जिसे कुछ कह नहीं सकते, खिलखिला के हंस नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। और ये जो था ना मतलब इसके गांव में जो था ना इसका बेटी का ना एग्जाम्पल दिया जाता है, तुम लोग जो हो कैसे हो, और एक सेन साहब की बेटी है कितनी अच्छी है। तो बट इसका बेटा जो था ना इन नियमों से अलग था। मतलब वो किसी मतलब नहीं था, कोई चीज तोड़ देता था, घर में कुछ भी कर देता था। तो इसे ना इस नियमों को देख करके मतलब कासू की इन हरकतों के देख करके ये जो थे सेन साहब कहते थे कासू में ना कासू में हरकत को देख करके कुछ भी तोड़ देते थे, कार तार के पास भटकते रहते थे, कार का शीशा फोड़ देते, ये सारा काम देख करके इसे बोलते थे इंजीनियर बनेंगे। इंजीनियर का गुण इसमें दिख रहा है। अभियंता बोलते इसे हिंदी में। इंजीनियर का गुण दिख रहा है कासू में, मतलब इन हरकतों को देख करके। एक बार क्या हुआ था, मदन जो था ना किसी कारणवश चार चक्का के आसपास भटक रहे थे या किसी कारणवश उसे छूने का कोशिश कर रहे थे। और उस टाइम ना ड्राइंग रूम में मतलब कहने का मतलब जहां पे ना मेहमान सबको बैठने के लिए एक रूम बनाया जाता है ना, जहाँ पे मेहमान सब बैठ करके बातें कर सके और घर के लोग भी। तो वो रूम में सॉरी लाइट चल गया, एक सेकंड पहले देखना। सॉरी लाइट चल गया है बट थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो हम लोग चलिए क्लास को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तब ये क्या करते हैं, ये जब भटक रहे थे ना ये छूने की कोशिश कर रहा था, और उस टाइम ना ड्राइंग रूम में ये जो थे सेन साहब और इनके मित्र के साथ बैठे हुए थे। उसी टाइम जब चिल्लाने की आवाज आई, बाहर से आवाज आई, तो ये दोस्त के साथ बाहर निकले और वहां पे देखे कि मदन जो था ना वो ड्राइवर की ओर झपट रहे थे। शायद इसलिए कि वो कार को छूना चाह रहे थे, शायद ड्राइवर ने उसे धक्का दे दिया था। और इस फिर उधर से सैन साहब आए और बोले मदन को कि यहाँ से उसके मम्मी के द्वारा ले जाने। और उसका माँ जो है ना मदन का पैर से ब्लड निकल रहा था, उसको पोंछते हुए लेके चल गया। मतलब ये कि जब शायद ड्राइवर ने उसे धक्का दे दिया था और उसके पैर से ब्लड जा रहा था। यहाँ पे ये बात को दिखाया गया, एक बड़े घर का व्यक्ति है मतलब अपना बेटा अगर गाड़ी के पास ना कुछ गलत काम भी कर रहा है तो उसमें इंजीनियर का गुण दिख गया उस सेंस है को। लेकिन एक दूसरे बच्चा मतलब कोई गांव घर का बच्चा है, सॉरी इसके किराने का बच्चा आया और इन्होंने जब टच करने के लिए कोशिश किया तो उसे बोला कि मतलब उसके ड्राइवर ने धक्का दे दिया, मतलब पैर से ब्लड से खून जा रहा है, और इस पे कोई ज्यादा आपत्ति नहीं दिखाया। तो यहाँ से जब इसको मार लेकर के चल गया, उसके बाद क्या हुआ, और ये मित्र सबका चार चक्का सबसे जो आते थे ना कभी कभी क्या करते थे इसका चार चक्का से हवा निकाल दिया करते थे। एक बार क्या किया था, सेन साहब का ये जो कार है ना इसका हेडलाइट को फोड़ दिया था। जब हेडलाइट को फोड़ दिया था तो इन्होंने बोला कि शायद उसके अंदर उस कासू को देखने की इच्छा हो रही कि इसके अंदर क्या है। और इसे क्या किया जाता था, इंजीनियरिंग की शिक्षा दिया जाता, मतलब एक मिस्त्री आया आता था उसे ठोक पीट का कोई काम सब सिखा दिया जाता, जिससे बोलता था इसे इंजीनियरिंग की अभी से सिखाया, मतलब औजार से मिले जुले रहेंगे, इस प्रकार की इसे शिक्षा दे रहे थे। और अपने जो थे ना अपने मित्रों के साथ भी इस बात का साझा करते थे कि मेरा बेटा तो इंजीनियर ही बनेगा, अभी से उसका गुण दिख रहा। जब गिरधर लाल को फिर क्या किया, गिरधर लाल को सोफर को हुक्म दिया कि गिरधर लाल को बुला के लाओ। जब गिरधर लाल आए उसे बताया कि मदन ना कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया, आज ना मेरे सामने बिना डरे वो सोफर पे ना नोक ड्राइवर पे ना झपट रहे थे, उसे मारने के लिए दौड़ रहे थे। इस बात पे उन्होंने ये बात बोला
और जब ये गए तो रात में क्या किया गिरधर लाल अपने बेटे मदन को ना मार रहे थे। उस टाइम क्या हुआ जब मदन को मार रहे थे उस टाइम क्या हुआ ये जो थे ना सेन साहब ये ना सुन रहे थे चिल्लाने की आवाज तो बोल रहे थे कि इन्होंने बोला सेन साहब कि इसमें ना मदन का ना कोई गलती नहीं है सॉरी इसमें ना गिरधर का ना कोई गलती नहीं उसका मम्मी ही उसे बिगाड़ के रखा है और ये रात में चिल्ला रहे थे उसके साइड में मैम साहिबा भी सो रही थी तो उसका अचानक से नींद खुला और इनके चिल्लाने से इस पे भी गुस्सा आया बट इन्होंने भी अपना गुस्सा मैम साहिबा ने क्या किया मदन पे उतार दिया और बोला कौवे की तरह चिल्ला रहा है बोला मदन के बारे में कि देखो ना कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा भिकमंगा कहीं का और बराबरी करने आता किसका खोका का मतलब इस जब मदन को गिरधर लाल मार रहे थे तो ये आवाज सेन साहबा और मैम साहब के रूम तक आ रही थी जिसमें सेन साहबा ने इस बात को बोला तो मैम साहबा को रात में नींद खुली और नींद खुलने के बाद ये सेन साहब का गुस्सा जो है ना इसी पे निकाल दिए गिरधर लाल पे भी तब एक और लाइन यहाँ पे आया बोलते हैं ऐसे ही बच्चे ये बोलते हैं सेन साहब ऐसे ही बच्चे आगे चल के चोर और डाकू बनते हैं ठीक है तो ये उस रात की बात थी ऐसा हुआ उसके बाद क्या हुआ एक दिन की बात था कासू क्या किया बगल के गली में खेलने चल गया और मदन वहां पे अपने मित्र के साथ ना खेल रहे थे लट्टू घुमाने का गेम मदन जो था ना अपने बगल के गली में जो था ना लट्टू घुमाने का खेल खेल रहे थे लट्टू घुमाने का खेल खेल रहे थे और ये जो था ना कासू क्या किया धीरे से ये भी निकल करके गांव में चल गए मतलब इसमें एक लाइन लिखे हैं ये बहुत अच्छी लाइन लिखे हैं कि हंस कौवे की जमात में जाने के लिए लग गया मतलब हंस यहाँ पे जो है ना हंस यहाँ पे किसको बोला है तो हंस जो है ना यहाँ पे बोला है कासू को और कौवा जो है ना यहाँ पे बोला है मदन और मदन के ग्रुप को मतलब बोले हंस जो है ना कौवे की जमात में जाने के लिए ललक उठे मतलब कितना अच्छा शब्द का चयन करते हैं नलिन गुलचंद शर्मा ठीक है इसके बाद ना जब वहां पे गए तो कासू जो था ना अपना घर में किसी को नहीं गुजारते थे घर का नियमों का अपवाद था ये अपने बहनों पे हाथ चला देते थे किसी को मारने झपटने उठ जाते थे कार का शीशा तोड़ देते थे तो मतलब थोड़ा अजीब टाइप का था तो ये क्या किया तो वहां से जाके मदन को बोला कि मैं भी खेलेगा फिर मदन ने बोला कैसे खेलेगा तेरे पास लट्टू भी है क्या तो इन्होंने इसका रिप्लाई मदन का आया तो इन्होंने और कड़ी आवाज में दिया जा यहाँ से नहीं देंगे खेलने मतलब ऐसा बोला तो ये जो था अपना नियमों मतलब थोड़ा बदमाश टाइप का था और ये इन्होंने क्या किया मदन को मार दिया तो मदन भी वहां कहाँ देखने वाले थे कि मेरे पिताजी इसके पिताजी के किरानी है और बच्चों में इस बात का कहाँ समझ और उन्होंने इसे दे मार जब इसे मारा तो मदन क्या किया घर आना मतलब उस दिन दिन भर घर नहीं आया उसके बाद रात में भूख लगी तो वो क्या किया एक दरवाजे की खिड़की जो होती है ना वहां से घुस करके उन्होंने घर में खाना खाया और खाना खाते टाइम उन्होंने देखा उसके एक रूम में ना उसके पिताजी जो थे बात कर रहे थे और उस बात में ना मदन की बात नहीं कर रहे थे आज का घटना जो हुआ था उस बात नहीं कर रहा था फिर मदन खाना खा करके धीरे धीरे रूम से बाहर निकल रहे थे तभी ना अचानक से उसका पैर जो था ना लोटा था रखा हुआ उससे टकरा गया और लोटे की टन की आवाज सुन करके ना उसके पिताजी जो थे गिरधर लाल बाहर आए साथ में उसकी मम्मी भी बाहर आई जब उसका मम्मी जब साथ में बाहर आई तो गिरधर मदन की ओर बढ़ा और मदन को लगा मदन ने क्या किया अपने सीना को जोर से पकड़ लिया फिर पिछले बार की तरह इस बार भी मार लगने वाली है बट इसके पास जब गया इस बार मदन सॉरी गिरधर लाल तो मदन को इस बार गोद में उठा लिया और यहाँ पे जो मदन पहले सुन रहा था कि अंदर में उसके पिताजी क्या बात करे तो वहां पे पिताजी बोल रहे थे आज ना सेन साहब बोले हमको निकल जाने के लिए यहाँ से मतलब बोले कि काम छोड़ देने के लिए आज से काम आने का कोई जोड़ी नहीं है और हिसाब करके तुम अपना रुपया तो उन्होंने आया और मदन को ना गोद में उठा लिया और मदन भी अचंभित रह के आज इतना बड़ा गलती किया तब मेरे पिताजी ने मेरे गोद उठा दिए और तब उसके पिताजी बोलते थे एक मैं हूँ सेन साहब के आगे पीछे दौड़ते रहता मतलब उसके यहाँ काम करता हूँ उसके नीचे मतलब रहता तो उसका सारा बात को सहना पड़ता और एक तुम हो उनके बेटे को मार करके दो दांत तोड़ दिए और इसमें ना कासू जो था तभी जो लड़ाई हुआ था गली में वहां पे दो दांत तोड़ दिया था इसीलिए इस चैप्टर का नाम जो पड़ा ना विष के दांत पड़ा और
जब यहाँ पे एक लाइन और बोलते हैं ये नलिन बिलोचन शर्मा बहुत अच्छे, जब झोपड़ी वाले और महल वाले, अब यहाँ पे झोपड़ी वाले कौन है, मदन के फैमिली लोग और कासू के फैमिली लोग महल वाले। जब झोपड़ी वाले और महल वाले के बीच में लड़ाई होती है ना, अक्सर जो है ना महल वाले जीतते हैं, तब जब झोपड़ी वाले अपने ही खिलाफ हो जाते हैं। अब देखिएगा गांव समाज में ऐसा होते रहता है कि जब कभी किसी बड़े व्यक्ति के साथ कुछ होता है तो हमारे समाज में जो है भले ही गलती हो सही हो, लेकिन सारे व्यक्ति ना बड़े व्यक्ति की ओर से बोलने लगते हैं, वो दूसरे को ही गलत बताने लगते हैं। लेकिन इन्होंने भी इसी लाइन को लिखा, महल और झोपड़ी वाले जब लड़े ना तो जीत हमेशा महल वाले की होती है, इस कंडीशन में, उस कंडीशन में जीत महल वाले की होती है जब झोपड़ी वाले अपने ही खिलाफ हो जाते हैं। बट यहाँ पे ना जीत मदन का इसलिए हो गया क्योंकि बच्चों में झोपड़ी वाले और महल वाले की फिर क्या मतलब अंतर क्या पता उसे, और उन्होंने कोई साथ नहीं दिया, किसी को छुड़ाने का काम नहीं किया। और यहाँ पे जो लड़ाई हो रहा था ना, तो ये बोले कि यहाँ पे जो दोनों आपस में जब लड़ रहे थे लट्टू के लिए, तो ऐसे मांस और हड्डी के लिए लड़ रहे थे, जैसे कि बंगले का पिल्ला और गली का कुत्ता। बंगले का पिल्ला कहने का मतलब कि वो जैसे कि कुत्ता होता है ना पालतू टाइप का उसको, और गली का कुत्ता जो आवारा इधर उधर घूमते रहता है इस टाइप का। तो यहाँ पे बंगले का पिल्ला कहने का मतलब है कासू, मतलब कासू से कंपेयर किया कासू, और गली का कुत्ता कहने का मतलब मदन। और दोनों जो थे ना आपस में लट्टू के लिए लड़ जे रहे थे ना, हड्डी और मांस की लड़ाई के जैसे लड़ रहे थे। तो ये सब पॉइंट्स आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि ये पॉइंट कहाँ से लिया गया, ये लाइन किस स्टोरी का है, तो ये स्टोरी किसका है, तो इस विष के दांत। या तो आपको एक और पूछ सकता, स्पेयर एंड द फोइल द चाइल्ड, मतलब अगर बच्चे को डांट धमकाया नहीं जाए तो ऐसे ही बच्चे ना आगे चल के चोर और डाकू मतलब बनते। ये लाइन भी कहाँ से लिया गया, विष के दांत। तो लाइट चल गई थी, तो आपको कैसा लगा ये स्टोरी, तो कमेंट कीजिएगा, और इस कहानी में कौन सा बात इंटरेस्टिंग लगा ये बात भी कमेंट कीजिएगा, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच।